नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा एग्ज़ाम था वो DC सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक बी सेक्टर 7 पंचकुला में था। और PGT HPSC का संडे के दिन 10/9/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसको एनालाइज करेंगे। और साथियों, इसको एनालाइज करने का मतलब ये होगा कि भविष्य में आप कभी भी TGT PGT या स्क्रीनिंग का कोई एग्ज़ाम दोगे तो इस हिसाब से अपनी तैयारी रखोगे कि आपका वो क्वालिफाई हो जाए। आने वाला स्टेट है तो वो तो इससे लो लेवल का ही होता है, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि आपकी तैयारी है वो कैसी है। तो साथियों, इसको अगर देखते हो तो आपको आई थिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और साथियों, मेरा स्कोर भी बता दूं, करीबन 60-61 क्वेश्चन है वो मेरे इसके अंदर ठीक है। और जो विद्यार्थी लिटरेचर पढ़ने वाला है तो मैं मानता हूं कि जो नेट की तैयारी कर रहा है तो वो हो सकता है कि 4-5 अधिक ले जाए और कम ले जाए, तो 60 से 70 के बीच है वो स्कोर इसमें कर सकता था, अगर उसका मैथ थोड़ा सा भी अच्छा है तो साथियों, शुरू करते हैं। तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ था, तो आप ये देख सकते हो सेट बी है, इसके अंदर लेटर आया हुआ था, बिजनेस लेटर दिया हुआ है। और हमसे पूछा है द एड्रेसी ऑफ द लेटर इज, एड्रेसी कौन है, तो MS मारिया लकोवो है, क्योंकि जो सेंडर एड्रेस है वो ऊपर आता है और जिसको हम भेजते हैं वो 2 में आता है, क्योंकि सबसे पहले हम जो भेजने वाला है उसका फिर एड्रेसी का लेटर लिखते हैं। योर शुड बी फॉलोड बाय द वर्ड, यानी कि जो ग्रीटिंग वर्ड्स है योर, उसके साथ किसका यूज़ करेंगे, तो सभी जानते हैं बिजनेस लेटर के अंदर सिंसियरली का यूज़ करता है, तो C आंसर रहेगा। जॉर्ज फिली इज़ फ्रॉम, जॉर्ज फिली का पूछा है कहाँ से है, तो आप पढ़ोगे, ये जब ये लेटर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस से। एंटोनियम फॉर सुपीरियर इज, सुपीरियर का एंटोनियम बताना है। वैसे तो इन्फीरियर आना चाहिए था लेकिन यहाँ दिया नहीं हुआ, लेकिन क्वालिटी के ऊपर आधारित है, तो बैड है वो इसका क्या रह जाएगा, एंटोनियम रहेगा। द सिनोनियम ऑफ अपकमिंग इज, अपकमिंग ऊपर आपको दिया हुआ है, यहाँ आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो अपकमिंग का यहाँ क्या मतलब बन जाएगा साथियों, इमिनेंट। एक स्पेलिंग इसमें भी गलत है, तो इमिनेंट है वो इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ज़रूरी या जो हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से लिया जाता है, तो इमिनेंट यहाँ पे प्रयोग होगा, आंसर रहेगा D। फिर आप आगे देखोगे लिटरेचर में से एक कविता दी हुई है, रॉबर्ट लॉरेंस बिनियोन की कविता दी हुई है, उसको हमने सबसे पहले मेयर का प्रयोग बताना है कि मेयर का प्रयोग किस सेंस में हुआ है, तो जस्ट या ओनली इसका आंसर होगा। अभी डाउट में है कि इसका जस्ट भी हो सकता है ओनली, मेरे हिसाब से ओनली रहने वाला है। तो साथियों, फिर देखते हैं वाई विल द बीचेस सून बी बेयर, जो बीचेस है वो जल्द ही बेयर क्यों हो जाएंगे। बेयर का मतलब होता है सुनसान, या जब पेड़ों की पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं। ऊपर आप कविता पढ़ोगे द ओटम जैसी ही है, यानी कि पतझड़ के मौसम से ली गई है। तो जब ऑटम सीजन आएगा तो सारे पेड़ पौधे वो बिल्कुल भी बेयर हो जाएंगे, यानी कि एक भी पत्ती उनके ऊपर नहीं रहेगी, बिल्कुल वो कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल भी फल फूल है वो उनके झड़ जाएंगे। तो इसका B आंसर रहेगा। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, राइम स्कीम बतानी है तो अच्छी तरह से मैंने लिख के बताई है, A B C C D D, यानी कि लास्ट के जो वर्ड मैच कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने राइमिंग स्कीम पहचाननी है। आने वाले एग्ज़ाम आपका HPSC हो, TGT हो, PGT हो या आपका एस्टेट हो, सभी के अंदर आपको ऐसी राइम स्कीम देखने को मिलेगी, तो आप अपने इससे वो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे ढूंढते हैं। फिर है साइलेंस स्लीप्स अपॉन द मेयर एज इंस्टेंस ऑफ, ये किसका उदाहरण है, तो ये आपको पता है फिगर ऑफ स्पीच है, तो पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि साइलेंस स्लीप्स जो साइलेंस वर्ड है उसका स्लीप्स के साथ कंपेयर किया गया है, यानी कि उसका मानवीकरण किया गया है। साइलेंस कभी सोती नहीं है लेकिन उसका मानवीकरण किया है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है ना। लास्ट में दिया हुआ है आई विश some days that I remember could glide from me that fair November is this lines the poet wishes, किस चीज़ की विश करता है, टुगेदरनेस की या रिमेंबरिंग की, इन दोनों में से एक आएगा, तो इसका लगभग D आंसर है वो जाता है। उसके बाद चूज द पोएम रिटन बाय PB शेलीज डेथ ऑफ किड्स, किड्स की डेथ पे जो PB शेली ने पोएम लिखी है उसका हमने बताना है, या जो एलिजी लिखी है, तो एडोनिस है। ये अच्छी तरह से मैंने 2-3 दिन पहले ही, आप कम्युनिटी में जाके देखना, ये क्वेश्चन सेम मैंने डाला हुआ है वहाँ, तो कम्युनिटी वैसे ही नहीं डाली जाती, वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में वो पर्सन आए होते हैं साथियों। अगर आपने वहाँ आज पढ़ा होता तो शायद आपका क्वेश्चन ये 100% ठीक होता। वैसे भी ये साधारण सा क्वेश्चन है लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए। द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन, तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो चला।
अब सोनेट 99 शेक्सपियर कंपेयर्स द स्वीटनेस एंड लवलीनेस ऑफ हिज लव ब्रेड कम्प्लेक्शन टू। तो यहाँ वॉयलेट्स जिसका आंसर है वो राइट रहेगा, क्योंकि शेक्सपियर के 99 सोनेट में से लिया गया है। फिर है द कंसेप्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टी.एस. एलियट सिग्निफाइज। टी.एस. एलियट ने जो ऐसे लिखा है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, उसमें किसका जिक्र किया है? डिसकंजक्शन ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशन, यानी कि डिसकंजक्शन ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशन से लिया गया है। इसका राइट आंसर सी रहेगा। 15 का इन द 17th सोनेट शेक्सपियर एम्प्लाइज द फेयर यूथ टू द मैरी एंड चिल्ड्रन सो दैट एंड ब्रिड। यहाँ शेक्सपियर ने बताया कि उसकी यूथ का जो महत्व है तब बढ़ेगा जब वो अपने बहुत सारे बच्चे हैं वो पैदा करेगा। तो इससे इसकी कविता का कहने का क्या अभिप्राय है? हिज ब्यूटी एंड ग्रेस विल नॉट बी लॉस्ट टू द वर्ल्ड, ताकि वो हमेशा अपने बच्चों के अंदर जिंदा रहे और उसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म ना हो। ये इसका आंसर है वो फर्स्ट रहेगा। 16 वोयला है वो किसके अंदर करेक्टर है? तो शेक्सपियर का जो 12th नाइट है उसके अंदर ये करेक्टर है, तो इसका आंसर डी रहेगा। ग्रेट स्पिरिट नाउ ऑन द अर्थ सो जर्निंग वॉज टोल्ड बाय, तो जॉन किट्स ने कहा है। ये जो लाइन है वो जॉन किट्स की है। विच फ्रेज इज टू स्काईलार्क पोर्ट्रेज द स्पीकर्स कन्विक्शन दैट द पेन एंड फियर इज अलाइन टू द स्काईलार्क। तो रैप्चर टू डिवाइन, जो पेन और दुख है, कन्विक्शन है स्पीकर की स्काईलार्क में, वो क्या दिखाती है? रैप्चर सो डिवाइन। 19 देखें तो इसका बी रह जाएगा। द फैकल्टी बाय विच इंडिविजुअल इज एनेबल टू ओवरलैप द लिमिट्स ऑफ द न्यूरल इमोटिव आइडियोलॉजिकल absorption and identify himself with the thoughts and feelings of another man is known as। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो नेगेटिव कैपेबिलिटी दिया हुआ है उसके बारे में ये लाइनें ऊपर लिखा हुआ है। ये सब जब आप नेगेटिव कैपेबिलिटी पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 20 देखो, यहाँ बताया ऊपर जो लाइनें दी हुई है उसमें से आंसर लिखना है। तो जो द लोनलीनेस ऑफ द जर्नी इज डिस्पेल्ड एज हर इमोर्टल पार्ट राइड्स विद हर। तो पहला आंसर है वो आपको ऊपर जब आप पढ़ोगे इमली डिक्सन की जो इमोर्टलिटी, तो इससे ही आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर ये रहेगा। फिर रॉबर्ट फ्रस्ट की जो मेंडिंग वॉल है उसके बारे में पूछा है कि जो बैरियर है इंसान है वो एक दूसरे इंसान के बीच बैरियर बनाता है जो दीवार बनाकर। तो साथियों कुछ दिन पहले रॉबर्ट फ्रस्ट के ऊपर मैंने लेक्चर दिया था और उसमें मेंडिंग वॉल का मैंने विशेषकर जिक्र किया था। तो ये सिसिफियन है वो आएगा सी आंसर इसका, क्योंकि जो हम एक दूसरे के बीच में जो दरारें खड़ी कर देते हैं या दीवारें बना देते हैं उस सोसाइटी या सिसिफियन वर्ड है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है द गोल्डन गेट है विक्रम सेठ का नॉवल, वो किस में लिखा गया है? तो इन वर्स फॉर्म में, यानी कि दो गोल्डन गेट नॉवल किस प्रकार का नॉवल है? वर्स नॉवल है। कोलरिज फिर है 23 एस.टी. कोलरिज की जो पोएम है राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, 3 गैलेंट्स आर गोइंग, जो 3 गैलेंट्स थे वो कहाँ जा रहे थे? तो मैरिज पे जा रहे थे, क्योंकि मैरिज वॉज गोइंग टू प्लेस और मैरिज में गैलेंट्स थे वो जा रहे थे, तो इसका आंसर रहेगा बी। फिर विच फेमस स्टोरी वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। कुछ दिन पहले ही वैसे +1 की किताब पढ़ोगे तो उसमें भी ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया एक पार्ट है। और अगर आपको मैंने खुशवंत सिंह पढ़ाया है अभी थोड़े दिन पहले, तो उसमें भी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मैंने जिक्र किया था और कौन सी क्लास में ये भी जिक्र किया था, तो वहीं से क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो 25 देखो, हु इज़ द नरेटर ऑफ द सलमान रुशैदीज नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन जो सलमान रुशैदी का नॉवल है उसमें कौन हीरो है? तो सलीम सिनाई है। 26 R.K. नारायण का एस्ट्रोलॉजर डे है, उसके अंदर जो एस्ट्रोलॉजर है वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट क्या रखता है अपने पास? कावरी शेल्स, यानी कि शंख सीपियाँ जो समुद्र में आ जाती है वो एस्ट्रोलॉजर वो अपने पास रखता है ताकि लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, तो कावरी शेल आएगा। 27 1938 स्टोरी द ओल्ड मैन एंड द ब्रिज बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, उसमें क्या दिखाया गया है? तो द स्पेनिश सिविल वॉर दिखाया गया है, ए आंसर रहेगा। ला बेला डेम मर्सी इज क्या है? ये बेले है। थोड़े दिन पहले भी मैंने बताया था कि ला बेला डेम मर्सी का मतलब है ए वुमन विदाउट काइंडनेस, और ये किस फॉर्म में लिखा गया है? बेले में। तो ये सब कम्युनिटी के अंदर मैंने लगभग 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कम्युनिटी के अंदर शेयर किए हैं और सेम पीजीटी एग्ज़ाम में आपके आए हैं। तो साथियों
कम्युनिटी का शेयर करने का मतलब है कि जो क्वेश्चन शेयर करता हूँ वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए होते हैं। उसके बाद ये पैसेज है, ये आपको पढ़ना था और जवाब देना है। इसमें कुछ भी बात नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखो कि पैसेज लास्ट में पढ़ो। जब भी आपके पास टाइम बच जाए तो ठंडे दिमाग से, क्योंकि लास्ट में अगर आप हसल बसल में या जल्दबाजी में पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके सारे गलत होंगे, और लास्ट में अगर आप ठंडे दिमाग से पढ़ते हो तो सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे। आप देखोगे लगभग अगर 5 क्वेश्चन है तो 4 मैंने सही किए हैं। कारण क्या है कि मैंने अंत में ये क्वेश्चन किया है, ठंडे दिमाग से किए। तो 29 का पहला आएगा क्रिएशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि साइंस से रिलेटेड है। फिर भी देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 5 में से करीबन 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मैंने ठीक कर दिए हैं। तो पहले का ये आएगा, 30 का बी आएगा, बिग बैंग थ्योरी है। अर्थ इनिशियली वॉज मेड अप ऑफ फ्यू इनऑर्गेनिक एलिमेंट, ये कहाँ दर्शा गया है, बिग बैंग थ्योरी में। सिनोनियम ऑफ साइमल्टेनियसली का सिनोनियम पूछा है तो कॉन्करेंटली आएगा। ऑक्सीजेशन एंड डिकार्बोनाइजेशन आर टू वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ब्रीथिंग लाइफ इनटू मैन, यानी कि 32 का बी रहेगा, 31 का रहेगा डी, और 30 का बिग बैंग थ्योरी रहेगा, और 29 का ए रहेगा। उसके बाद देखो ये इतने सही होने का कारण क्या है कि आराम से आप पढ़ते हो तो ये ठीक हो जाते हैं। 33 है, उसका डाउट में है कि ऑल लाइफ इज़ केमिस्ट्री आएगा या केमिकल्स आर लाइफ। वैसे तो ऑल लाइफ इज़ ए केमिस्ट्री ही इसका सही राइट आंसर है, वो पैसेज का बैठता है क्योंकि सारी बातें केमिकल्स के बारे में इसमें कही गई है, तो साइंस का था। फिर देखो विच ऑफ दिस रिपोर्ट्स इज रिटन बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, जो रिपोर्ट पहले लिखी जाती है किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए उसको बोलते हैं फेसिबिलिटी रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रिपोर्ट, कौन सा पार्ट रिपोर्ट का होता है, तो आपको पता है जो इसका राइट आंसर है वो एब्स्ट्रैक्ट रहने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सूटेबल आर्टिकल, आर्टिकल लगाना है। तो जो यूकलिप्टस, जो यूकलिप्टस ट्री है, यूकलिप्टस ट्री है, उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये इन्होंने वर्ड दिए उसके साथ ए का प्रयोग होगा। फिल इन द ब्लैंक विद ए सूटेबल प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन बतानी है कि ब्यूटीफुल नेकलेस, तो यहाँ फ्रॉम आएगा क्योंकि साथियों 10th क्लास में द लॉस्ट नेकलेस चैप्टर है, उसको अगर आपने पढ़ा है तो बार बार ये ब्यूटीफुल नेकलेस के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन का वहाँ यूज़ हुआ है, और वैसे भी ग्रामर में यही ही प्रयोग होगा। फिर है 38 का, ही ड्रोव हिज कार डैश द गैराज, तो इनटू आएगा यहाँ। स्पेंड टाइम अब्रॉड व्हेन आई वॉज ए स्टूडेंट आई फाउंड ईजियर टू गेट यूज टू इन अनदर कंट्री, तो ये पार्टिसिपल का नियम है कि हैविंग प्लस में V1 आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो आगे पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है तो पार्टिसिपल यहाँ आ जाएगी, और इन्फिनेटिव टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैविंग लिव आएगा, बी आंसर इसका रहेगा जो कि पार्टिसिपल का दिया हुआ है। फिर है कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ करीबन 3 कंडीशनल सेंटेंस मिलेंगे, तो कंडीशनल सेंटेंस चाहे TGT हो PGT हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इफ़ आई हैड मोर टाइम आई डैश एक्सरसाइज मोर, तो वुड आएगा क्योंकि हैड, इफ और हैड हमेशा किसको फॉलो करता है, वुड को। हाउस इज डैश बट ऑल्सो, तो बी आंसर रहेगा बिगर और मोर एक्सपेंसिव। आई वुड से दैट टू इफ़ आई डैश यू, इफ़ आई वर यू, यानी कि आई के साथ वर का प्रयोग होगा, कंडीशनल सेंटेंस है, वुड लगा हुआ है, इफ़ लगा हुआ है, तो हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वर का आई के साथ। नेक्स्ट है 43, डैश टू द स्कूल येस्टरडे, येस्टरडे आया हुआ है, देखते ही पता लग जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब वो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो डिड यू वॉक इसका राइट आंसर होगा बी। 44 देखो, विशेज वर हीरोज डैश वुड राइड, यानी कि कंडीशनल है तो इफ़ और बेगर्स वाला है इसके साथ साथियों प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। 45 देखो, ऑक्सी कोटिंग पैराफ्राइजिंग एंड समराइजिंग, यानी कि कोटेशन करते हैं, पैराफ्राइजिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, तो ये क्या है, सिमिलर प्रोसेस है, तो इसका आंसर सी आएगा। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, टेंस पूछा है सिर्फ, टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूछा है, तो ए है वो उसका आंसर सही रहेगा। रोहित हैज़ बीन स्टडिंग लॉ सिंस, और सारे गलत दिए हुए हैं आप देख सकते हो। फिर है द वर्ड बारक्यू रेफर्स टू, तो सी आएगा, लग्जरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर, जो बारक्यू ऐसा लिटरेचर होता है जिसके अंदर जो शाही खानदान या फिजूल खर्ची की बातें की जाती है। व्हाट इज़ ए बेथोस, बेथोस क्या है, सडन कोलैप्स ऑफ हाई एक्सपेक्टेंसी, तो फर्स्ट आंसर रहेगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ यादविंदर गार्डन पिंजौर, ये हमारी क्या आ गई साथियों, हरियाणा जी की आ गई, तो इसका राइट आंसर ए रहेगा साथियों।
यादविंदर गार्डन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोहारू, लोहारू के बारे में पूछा है, तो इसका है वो बी आंसर, आपका बी नहीं भी ए रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है वो ए रहने वाला है। फिर 51, उसके अंदर आपको पूछा है कि ये बोर्ड ऑफ लोइंस या टर्म है जो ऑफ लोइंस कौन सी शहर के लिए प्रयोग की है, नारोंद के लिए प्रयोग की गई है। द मेन होली टैंक एंड कपाल मोचन वॉज ऑल्सो नोन, कपाल मोचन और कपाल मोचन मंदिर वो किस नाम से जाना जाता है, तो सोमसार तीर्थ के नाम से। फिर है 53, जो पीर बुद्धू सिंह से, फिर बुद्धू सिंह की मजार है मुस्लिम की, हेल्प्ड गुरु गोबिंद सिंह इन द बैटल ऑफ बगानी, कौन से बैटल में, बगानी के बैटल में किसने उसकी सहायता की थी, तो सादौर आएगा इसका आंसर। फिर आपका ये लंबा सा पैसेज है साथियों, इसको सोल्व करना था और बार बार बता रहा हूँ पैसेज हमेशा लास्ट में करो ताकि सही हो जाए। तो आप देख सकते हो जो पहला पैसेज है उसका क्वेश्चन है, इट कुड बी इन्फियर्ड फ्रॉम द पैसेज द ओनली 56 कंट्रीज, तो बी है इसका राइट आंसर रहेगा। फिर 55 है, ये डाउट में किसी को पता नहीं है कि इसका कौन सा आंसर रहने वाला है, आंसर की आएगी तो पता लगेगा। फिर 56 है, उसका डिजायर्ड रहेगा, कोविटेड का इन्होंने मीनिंग पूछा है तो डिजायर्ड आएगा। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द पैसेज दैट, तो इसमें जो डी है वो उसका आंसर रहेगा। फिर 58 है, उसका बी है वो आंसर, डी है वो आंसर रहने वाला है, यानी कि दोनों का डी रहेगा 57 और 58 का। ये तो आप जब पैसेज पढ़ोगे तो आपको साथियों क्लियर हो जाएगा। फिर एक और पैसेज दिया हुआ है, इसमें बताया व्हाट इज़ द कूलेस्ट थिंग अबाउट बटरफ्लाई एग्स, यहाँ जो बटरफ्लाई है उसके बारे में दिया हुआ है कि वो कैसे बच्चों को जन्म देती है, कैसे अंडे पालती है, या उनका जीवन साइकिल क्या है, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, इसका हम कह सकते हैं कि जो विषय रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो डी आंसर रहेगा जो मेरा सही है। फिर 69 का बी रहेगा, ये भी सही है। फिर मेटाफोर मोरफिसिस का मीनिंग बताना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, जो लिटरेचर पढ़ता है उसको अच्छी तरह पता होता है कि मेटामॉर्फोसिस क्या है, क्योंकि जब आप द फ्ली पढ़ोगे, द फ्ली पोएम पढ़ोगे जॉन डन की, तो आपको मेटामॉर्फोसिस है उसका मीनिंग पता चल जाएगा। फिर है एंटोनियम ऑफ हैच का एंटोनियम बताना है, तो डिस्ट्रॉय रहेगा। उसके बाद 63 है, उसका आंसर बी रहेगा, क्योंकि इन सभी को सीक्वेंस में लगाना है। जैसे कि ऊपर आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पढ़ने के बाद सीक्वेंस में लग जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों आप देख सकते हो कि 5 6 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में से 4 मेरे ठीक है। सही होने का कारण है कि ठंडे दिमाग से जितना पैसेज करोगे उतने ही पैसेज आपके क्वेश्चन ठीक है होंगे। फिर ये लिटरेचर का आ गया कि डेथ ऑफ सेल्समैन है, उसमें जो बिफ का करेक्टर है वो कौन से में है, तो आर्थर मिलर का डेथ ऑफ सेल्समैन है, उसके अंदर बीफ है वो करेक्टर दिखाया गया, ये भी सही है। टी.एस. एलियट का मदर इन कैथेड्रल है, उसके अंदर जो वुमन ऑफ कैंटरबरी आर कंटेंट टू गो लिविंग एंड पार्टली लिविंग दिस सजेशन दैट्स मॉडर्न लाइफ, तो इन आर्ट रेजिग्नेशन मीनिंग है उसका लिया गया है, तो ये भी सही है। 66 द आर्किक अनटच्ड बाय मॉडर्न लाइफ अरन कम्युनिटी इज पोर्ट्रेड बाय, तो इसका ए आंसर रहेगा, नहीं आंसर साथियों सॉरी फॉर दैट, बी रहेगा, जेएम सिनेज राइडर टू द सी। फिर नेक्स्ट है कि आई कैन स्मेल वायलेंस इन द एयर लाइक द लेस ऑफ कमिंग रेन, ये वर्ड है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो के दारूवालास र्यूमिनेशन पोएम है, र्यूमिनेशन पोएम है उससे लिया गया है। फिर ये मैथ के 68 का बी रहेगा, 69 का बी रहेगा, 70 का इसका सी रहेगा और 71 का डी रहेगा, नहीं डी नहीं ए रहेगा, और 72 का सी रहेगा। तो साथियों लगभग मेरे मैथ के गलत हैं, क्योंकि आपको बताया कि मैथ नहीं आता, अगर मैथ आता होता तो 5-7 क्वेश्चन और ठीक हो जाते। फिर 73 से क्लोज पूछा है कि क्लोज किस में यूज़ हुआ है, तो साधारण देखते ही आपको पता लग जाएगा कि दैट है वो क्लोज है, और दैट क्लोज से हमें पता है कि हम नाउन क्लोज या एडवर्ब क्लोज का हम निर्माण करते हैं, तो पहला है वो इसका आंसर रहेगा। फिर यूज़ द मॉडल, सबसे ज़्यादा क्लोज और नरेशन से आए हैं साथियों, और 1-2 पैसिव आए हैं बस। यूज़ द करेक्ट मॉडल, मॉडल बताना है, तो यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल, तो शुड ही प्रयोग होगा,
चूज द ओड वन ऑफ द फॉलोइंग रिवार्ड यूज ऑफ प्रेपोजिशन। यहाँ थोड़ा डाउट में है कि सी या डी में से एक रहने वाला है, वो तो जब आंसर की आएगी तो ही पता लगेगा। 76 सी इज ब्रिंगिंग, तो ब्रिंगिंग का सभी जानते हैं कि ब्रिंग के साथ हमेशा अब प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब बनती है। 77 में फिर देखो यहाँ एक फ्रेजल वर्ब पूछा है, डू समथिंग दैट नेवर बीन डन बिफोर, तो यहाँ ब्रेक न्यू ग्राउंड आएगा। हिट द शेक होता है टाइम टू गो टू बेड, हो सकता था लेकिन इसका आंसर वो बी रहेगा। ईटिंग एक्सेसिवली यानी कि अत्यधिक खाने को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, तो ईट लाइक ए हॉर्स होगा। नेक्स्ट देखें 79 विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस, तो जूलियस सीजर उसमें क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस नहीं है। क्रॉस ड्रेसिंग होता है कि बार बार हम एक दूसरे का कभी महिला बन जाते हैं कभी आदमी बन जाते हैं, यानी कि हम रूप बदलते रहते हैं। तो जूलियस सीजर को छोड़ के सभी के अंदर जो करेक्टर है वो ड्रेस बदलते हैं। 80 का देखो द ग्रेव डिगर सीन इन हेमलेट इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ग्रेव डिगर सीन है वो किसका एग्जाम्पल है, कॉमिक रिलीफ का। इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है साथियों, क्योंकि टू बी और नॉट टू बी इसी के अंदर है। फिर 81 का देखो विच फेमस प्ले डज द व्हेन शैल वी मीट थ्री अगेन थंडर लाइटनिंग इन रेन, सभी जानते हैं कि ये किसकी लाइनें हैं, मैकबेथ की है। 82 डार्क स्टेनिक माइल्स, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का पूछा है, तो ये बातें स्टेनिक मिल्स की कौन करता है, विलियम ब्लेक। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज विटमैन्स व्हेन लिली कस लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम्स, तो वोल्ट विटमैन की, इसलिए आपको वोल्ट विटमैन मैंने कराया है जो अमेरिकन पोएट है। तो वोल्ट विटमैन की पोएम है वो क्या है, ये लास्ट लिलिकस इन डोरयार्ड एक एलेजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले बाय गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है, तो इवोम इंद्रजीत नहीं लिखा गया है, बाकी सारे इसी ने लिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट ए पार्टीशन नॉवल, 85 का बोलते हैं पार्टीशन नॉवल कौन सा नहीं है, तो लॉन्ग साइलेंस नहीं है, बाकी सारे जो देश की जो बंटवारा हुआ था उस पर लिखे गए हैं। ये हमारी फिर आ गई साथियों रीजनिंग। इसके अंदर 86 का पहला रहेगा ये, जो कि मेरा किसी को कोई तुक्का ही कह सकते हैं, तुक्के की वजह से सही हो गया। 87 डाउट में है, अभी तक किसी को पता नहीं क्या आएगा, बी आएगा या ए आएगा, देखते हैं। उसके बाद 90 है, उसका आंसर है वो आपको पता है ए रहने वाला है और फर्स्ट रहेगा उसका ये। फिर 88 का ए रहेगा, इसका बी रहेगा और 90 का सी रहेगा, क्योंकि ये हमारे नहीं है, ये तो आपको पता है रीजनिंग के है, तो रीजनिंग अपने को इतनी आती नहीं, तो हमने तुक्के ही मारे हैं इसके, एक आधा कोई ठीक हो जाए तो ठीक है। 91 का देखो, यहाँ आपको पता है मैं बार बार आपको बोला था कि इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा टॉपिक है जो स्क्रीनिंग एस्टेट टीजीटी पीजीटी सभी के अंदर आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला जो द इनडायरेक्ट स्पीच का यह है, तो आपको पता है इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करना है, तो ऊपर दिया हुआ है द रिपोर्टर सेड दे आर पकड़ लो आप, आर है तो किस में चेंज होगा, वोज वर में चेंज होगा, बाकी सारे गलत दिए हुए, वर में यहाँ चेंज हुआ है और दैट लगा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 देखो द मूवी वॉज वेरी गुड एन ए सेट टू द जियोर्स कन्वर्टेड इन इनडायरेक्ट स्पीच, दो आगे नरेशन से, तो यहाँ भी आप सकते हो दैट आया हुआ है। और आपको पता है कि वोज वर मैंने बार बार बताया है कि राइटर जो एग्जामिनी होता है वो हमेशा वोज वर से पूछता है, क्योंकि वोज वर बच्चे को जल्दी से कन्वर्ट नहीं करना आता, और वोज वर हमेशा सेकंड फॉर्म में हेड बी 3 में चेंज होता है। इसीलिए एक्सपीरियंस के आधार पे ये बताते हैं आपको। देखो नरेशन का 1 2 दोनों से सही है। फिर तीसरा आया दे फेड द एनिमल्स 2 टाइम्स ए डे, वो इज आया है, तो आपको पता है सिंपल साधारण टेंस है तो इज एम आर में चेंज होगा, द एनिमल्स आर फेड 2 टाइम्स ए डे बाय देम, यानी कि डी रहेगा। फिर है ही इज़ राइटिंग ही इज़ सिंसियर कंबाइंड फ्रॉम ए कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो हमें पता है एंड से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो एंड वाला हमारा बी आंसर हो जाएगा। देखो 2 नरेशन से आए, 1 वॉइस से आए, 3 नंबर तो यहीं पक्के हो गए, फिर आपके सेंटेंस हो गए। फिर आगे भी यही दिया हुआ है कि आपको इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स जब बनाते हो तो आपको पता है WH वर्ड से बनता है, या हमारे बिकॉज है, बिफोर है, ये क्लोजेज हम इसमें यूज़ करते हैं, तो 95 का ये आएगा। फिर है आपको पता है फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो आपको पता है तो क्रिस्ट इज ए पुअर ही इज़ कंटेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। फिर आप 97 का देखो
इंटेरोगेटिव बनाना था तो कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब दी है, कैन आगे आ जाएगा मोडाल्स के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा, तो ये हमारा कैन से बनेगा। बाकी देखो सभी की हेल्पिंग वर्ब है वो गलत लगी हुई, तो ये रहेगा। 98 में देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है नेगेटिव, तो आपको पता है वर्ड से ही ऑब्जेक्ट जाना जाता है कि हमने सी टीचेज इंग्लिश टू बी द स्टूडेंट्स ऑफ बनस्वादी। तो यहाँ आपको पता है कि हमें इन्होंने अंडरलाइन कर दिया इंग्लिश, यानी कि ऑब्जेक्ट पूछना है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ड से पूछा जाता है, तो सी है वो उसका इंट्रोगेटिव सही रहेगा। उसके बाद 99 का नेगेटिव क्वेश्चन करना है कन्फर्मेशन का, तो बी आंसर रहेगा। डिडंट यू सी द मैनेजर येस्टरडे। फिर है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस का कंटेन्स ए क्लोज, तो क्लोज हमें पता है कि दैट, इसमें सिर्फ दैट दिया हुआ है जो कि क्लोज वाक्य में लगा हुआ है। तो साथियों ये था हमारा 10 तारीख का जो पंचकुला में एग्ज़ाम हुआ है HPSC का। इसको करने का मतलब ये नहीं है कि आपका इसमें से कुछ आएगा, इसको करने का मतलब क्या है कि हरियाणा में जो पैटर्न है PGT का वो क्या है, इसके बाद तो जो पैटर्न आता है वो नेट का आता है। ये वैसे तो अच्छा एग्ज़ाम था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर मैथ रीजनिंग आपके अच्छे हैं तो 70 भी स्कोर कर सकते हो। अगर लेकिन अमूमन ये होता है, आमतौर पर देखा जाता है कि इंग्लिश वाले का मैथ या रीजनिंग अच्छे नहीं होते, तो 65 या 70 नंबर तो आप इसमें ईजिली ले सकते हो। जब मैं भी 60 ले गया देखो, तो इतने मुश्किल तो नहीं है, 2-4 ठीक हो गए, 50% तो इसमें बन ही जाते हैं। तो साथियों छोटी सी क्लास थी और आपको कैसी लगी, और आगे भी आपको तैयारी करवाता रहूँगा। लगभग मैं एग्ज़ाम देता हूँ हरियाणा के और बहुत सारे क्वालिफाई भी है, तो इस जर्नी में आपके साथ रहेंगे। और मैं यही दुआ करूँगा, यही मैं इस विश करूँगा कि सभी साथियों का ज़्यादा से ज़्यादा ये एग्ज़ाम क्लियर हो, और आने वाला एस्टेट है वो उसकी भी आप तैयारी है वो ज़ोरा शोरा से रखो। और डेली आपके लिए एक लिटरेचर का जो मैं एक लेक्चर है वो भी डिलीवर करूँगा। टिल देन साथियों टेक केयर।